आप सभी लोगों को राम राम। पिछले कुछ दिनों से मैं बाहर हूँ और कुछ ज़्यादा बिजी भी था। ट्रैवल कुछ ज़्यादा हो गया, जिस वजह से लास्ट संडे वाला वीडियो मैं अपलोड ही नहीं कर पाया था। लेकिन इस बार संडे में मैं थोड़ा फ्री था। अभी मैं बाहर ही हूँ, मैं होम टाउन में नहीं हूँ। और इतना फ्री था कि पूरा वीडियो कंप्लीट जो भी रहता है, डेटा कलेक्ट करना और शूट करना, एडिट करना, वो सारा टाइम मैं कर सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बना दिया। बाकी कुछ दिनों में, 2-4 दिन में अपने होम टाउन पहुंच जाऊंगा और उसके बाद मैं बाकी टॉपिक्स पे जो वीडियो पेंडिंग है वो सारे आना शुरू हो जाएंगे। न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। तो कुशैक की 1 लाख से भी ज्यादा यूनिट्स बिक चुकी हैं और लगभग 5 साल पहले इस गाड़ी को लॉन्च किया गया था। तो 5 साल लगे हैं 1 लाख यूनिट्स बिकने में, कोई ज्यादा नहीं है। शुरुआत में तो है ना, इसकी अच्छी खासी यूनिट बिकती थी, मतलब एक साल में लगभग 25,000 के आसपास कुशैक बिक जाती थी। लेकिन पिछले कुछ 2-3 सालों से ज्यादा नहीं बिक रही है कुशैक। मुश्किल से 5-7 या 10,000 12,000 बिक पा रही है एक साल में। ठीक है, जिस वजह से इसको 5 साल लग गए ये अचीव करने में। कावासाकी ने साइड बाय साइड रेंज को लॉन्च किया है। 38 लाख रुपए से शुरू होकर ये 78.9 लाख रुपए तक की मिल जाती है। ये रोड लीगल नहीं है। रोड लीगल नहीं है मतलब है कि जो रोड्स वगैरह हमारे यहाँ हैं वहां पर आप इसे नहीं चला सकते हो। ये आप अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर चला सकते हो, लोगों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए या फिर कुछ स्पोर्ट्स वगैरह के लिए। बाकी जो नॉर्मल रोड्स है जहां पर हम लोग चलते हैं वहां पर इन गाड़ियों को नहीं चलाया जा सकता। इसी तरह से ये E20 कंप्लाइंट भी नहीं है। और इन सभी गाड़ियों में 1 लीटर का इंजन यूज किया गया है। हाँ, पावर आउटपुट सब में अलग अलग है, लेकिन इंजन वही है 1 लीटर वाला। टेगोर का भी फेसलिफ्ट आने वाला, आप लोगों को पता ही है। आप लोग जानते हो कि बॉस, टेगोर का फेसलिफ्ट पूरी तरह से इंस्पायर्ड होगा टियागो की नए फेसलिफ्ट वाली डिजाइन से, चाहे वो इंटीरियर हो या एक्सटीरियर हो। और एक डिजाइन और एक हैचबैक और सेडान होने के नाते जो डिजाइन में चेंजेस होते हैं, बस वही सारे चेंजेस आपको इसमें मिलने वाले हैं और कुछ खास नहीं मिलने वाला। बाकी हल्का फुल्का अंदाजा डिजाइन का आप इस पेटेंट वाली इमेज से लगा सकते हो। स्लाविया फेसलिफ्ट को टेस्ट करते हुए देखा गया है, जिसमें इसके इंटीरियर की इमेजेस आप देख सकते हो। इंटीरियर में आपको कोई ज्यादा चेंज नहीं देखने को मिलने वाला। टच स्क्रीन वगैरह, स्टीयरिंग वगैरह सब पहले जैसा ही है। हाँ, थोड़ा बहुत ये हो सकता है डिजाइन थीम वगैरह चेंज हो जाए, सीट अपहोल्स्ट्री जो है उसका पैटर्न चेंज हो जाए। बाकी मेजरली आपको पहले की तरह मिलेगी इंटीरियर्स की। और आगे बढ़ते हैं तो भाई, रेनो डस्टर को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। देखो, डस्टर की डिमांड इंडिया में उतनी ज्यादा नहीं है जितनी हम लोगों ने सोची थी कि भाई डस्टर कोराम मचा देगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। डस्टर की बिक्री कोई ज्यादा बम्बार्डिंग नहीं है। इसका एक्सपोर्ट चालू हो गया है। 750 यूनिट्स पहले बैच में एक्सपोर्ट की गई है चेन्नई से साउथ अफ्रीका में। तो इस वजह से ही रेनो ने यहाँ पे लॉन्च की थी इस गाड़ी को कि इंडिया में भी बेच लेंगे और एक्सपोर्ट भी करेंगे। देखते हैं डस्टर को आगे कितना रिस्पॉन्स मिलता है, खासकर डस्टर हाइब्रिड को। निसान टेक्टोन को फाइनली 9 जुलाई को डेब्यू किया जाना है और डेब्यू किए जाने के पहले एक टीज किया गया है, जिसमें आप देख सकते हो कि फ्रंट ग्रिल्स वगैरह कंप्लीटली कैसी लगने वाली है। हालांकि इतना अंदाजा तो हमें पहले ही लग गया था कि कुछ ऐसी लगेगी ये गाड़ी, लेकिन एग्जैक्टली इमेज निकल कर अब सामने आ गई है। इंटीरियर का अभी तक नहीं पता, रियर प्रोफाइल का भी हल्का सा अंदाजा है। बाकी 9 जुलाई तक इंतजार करते हैं, कंप्लीट आउट आ जाएगी। Xiaomi YU7, ये गाड़ी आप लोगों ने ना इसका नाम पहले भी सुना होगा, क्योंकि इस गाड़ी के नाम पर कुछ 2-3 रिकॉर्ड्स दर्ज हैं। एक और नया रिकॉर्ड इस कंपनी का इस गाड़ी ने बनाया है, वो ये है कि नर्बरिंग लैब में ऑटोनोमसली, मतलब कि बिना किसी ड्राइवर के, बिना किसी ह्यूमन के, इसने एक लैब को कंप्लीट किया है। उस लैब की लेंथ होती है लगभग 21 किलोमीटर। तो ये पहली गाड़ी दुनिया की ऐसी बन गई है जिसने बिना ड्राइवर के एक लैब कंप्लीट कर लिया। ओके, यही वो गाड़ी है जिसने नर्बरिंग लैब में अभी तक का रिकॉर्ड होल्ड करने वाली ऑडी की गाड़ी थी शायद, उसको हरा दिया था लैब कंप्लीट करने में। सबसे फास्टेस्ट लैब की कंप्लीट किया था 7 मिनट और 35 सेकंड में। तो भाई, Xiaomi YU7। वैसे चाइनीज गाड़ियों की धूम कुछ ज्यादा मच रही है, खासकर इलेक्ट्रिक वाली। और मैं आपको बताऊं, जो टाटा की जो अभिन्य आने वाली है ना, उसका जो प्लेटफॉर्म होने वाला है वो भी चाइनीज ही होने वाला है अब। तो चाइना का जो वो है ना इंटरफेरेंस पार्ट्स में और बाकी चीजों में, वो दिन पर दिन बढ़ता चले जा रहा है। इंडिया में जितना नहीं था उससे भी ये बढ़। अभी एक और न्यूज है, बहुत तगड़ी न्यूज है, चाइनीज और इंडिया के बीच की न्यूज है, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। कॉडियक RS का बुकिंग चालू हो गई थी, पहले मैंने आप लोगों को बताया था। बुकिंग चालू होने के 6 मिनट के अंदर कॉडियक RS सोल्ड आउट हो गई। इसका पहले बैच में मात्र 50 यूनिट्स थी और जैसे बुकिंग चालू हुई है 6 मिनट में पूरी 50 बिक गई। मतलब बॉस, आप देख रहे हो E20 फ्यूल का इतना नाटक हो रखा है कि नई गाड़ी लेने में लोगों को डर लग रहा है कि पता नहीं कब कौन सा फ्यूल अप्लाई हो जाए। तो लोग बाग होल्ड कर रहे हैं कि भाई अगले साल गाड़ी लेंगे। और एक तरफ कॉडियक RS 6 मिनट में सोल्ड आउट हो जाती है। पैसों की कमी तो नहीं है बॉस। मेरे और आपकी जैसे गरीब लोग, मिडिल क्लास लोग ही सोच पाते हैं गाड़ी लेने के पहले। बाकी लोग तो यूं 6 मिनट में गाड़ी ले मारी, वो भी 50। चलो कोई नहीं। मारुति ने इग्निस को रिकॉल किया है। उसका जो रियर पार्किंग सेंसर था उसमें कुछ इश्यूज आ रहे हैं। तो हो सकता है आपके पास कॉल आए तो आप किसी भी मारुति के सर्विस सेंटर पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट उसको सही करवा सकते हो, मतलब रिप्लेस करवा सकते हो।
आगे बढ़ते हैं तो सिट्रन एयरक्रॉस का कंफर्ट एडिशन लॉन्च किया गया है 9.09 लाख रुपीस में। ये सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में मिलेगा, ये कंफर्ट एडिशन, और टॉप वेरिएंट में नहीं है। इसमें मिलता क्या क्या है, बैज अपहोल्स्ट्री मिल जाती है लेदर वाली, एडजस्टेबल फ्रंट एंड रियर हेडरेस्ट है, और कुछ हल्के फुल्के कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए हैं, बाकी सब कुछ वैसे ही है। स्कोडा ने पीक ईवी को अनवील किया है। मैंने आप लोगों को पिछले संडे को बताया था, पिछले संडे को, कि पीक ईवी जो है वो ग्लोबल अनवील होने वाली है और इंडिया भी आने वाली है। तो ग्लोबल अनवील हो गया है, इंडिया कब आएगी एग्जैक्ट कहना मुश्किल है, लेकिन आएगी जरूर। 7 सीटर गाड़ी ये होने वाली है। 2 तरह के बैटरी ऑप्शन इसमें मिलेंगे, 63 किलोवाट आवर और 91 किलोवाट आवर। लगभग 460 से 650 किलोमीटर तक की रेंज इसमें क्लेम की जाती है। ऑल व्हील ड्राइव भी इस गाड़ी में मिलने वाला है। अब ऑल व्हील ड्राइव वाला वर्जन इंडिया आएगा नहीं आएगा वो एक अलग बात है, बट ग्लोबल अवेलेबल है। एमजी वाले 16 जुलाई को एक प्लग इन हाइब्रिड एसयूवी का डेब्यू करने वाले हैं। इसमें ग्लोबल मार्केट में 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है 20.5 किलोवाट आवर की बैटरी के साथ में। अकेले बैटरी की जो रेंज है, कैपेसिटी है, वो है 125 किलोमीटर की। तो ये गाड़ी भी आने वाली है। तो प्लग इन हाइब्रिड्स भी है ना, धीरे धीरे इंडिया आ रही है, और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स तो आ ही रही है, क्योंकि असल में है ना फ्यूचर, अभी नियर फ्यूचर तो इन्हीं का ही है। अगर आपके पास बजट है तो बेस्ट है हाइब्रिड गाड़ियां। सियरा ईवी 30 जून को अनवील होने वाली है, आप लोगों को पहले से पता होगा, लेकिन इसकी एक छोटा सा टीजर जो है टीवीसी रिलीज हुई है, जिसको आप देख सकते हो सियरा ईवी में। असल में जो सियरा का आइस वर्जन है और ईवी वर्जन है, एक आइस और ईवी में जितना डिफरेंस होता है बस वही सारा डिफरेंस है, और कोई ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है। सबसे बड़ा डिफरेंस जो है ना बस ये है कि इस सियरा ईवी में आपको ऑल व्हील ड्राइव मिलने वाला है हैरियर की तरह। बैटरी ऑप्शंस और रेंज वगैरह जो है वो सारे हैरियर वाले होने वाले हैं। जो बेस वेरिएंट है उसमें आपको 65 वाली बैटरी मिलेगी, और बड़े वाले में जो बड़ी वाली बैटरी मिलेगी। बाकी रेंज थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि हैरियर ज्यादा भारी गाड़ी है और सियरा ईवी उतनी भारी नहीं होने वाली, तो रेंज आपको थोड़ी ज्यादा मिल सकती है इस सियरा में। काइगर का एक नया वेरिएंट इवोल्यूशन प्लस टर्बो लॉन्च किया गया है 7.89 लाख रुपए में। ये वेरिएंट जो है ना वो इवोल्यूशन से लगभग 45,000 रुपये आपको महंगा मिलता है, और इस 45,000 रुपये ज्यादा देने पर आपको कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट बटन, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, वायरलेस चार्जिंग और ऑटोमेटिक एसी जैसे फीचर्स ज्यादा मिल जाते हैं। तो इनकेस अगर आप इंटरेस्टेड हो, हालांकि काइगर भी नहीं बिक रही, रहना कि कोई गाड़ी नहीं चल रही है इस समय पर। इन लोगों ने वो जो गैप बीच में बना लिया था ना, वो उसकी भरपाई अभी तक ये लोग कर रहे हैं। डस्टर जैसी गाड़ी तक उसकी भरपाई नहीं कर पाई है। भाई आईसी ब्यूटेनॉल ब्लेंडिंग का नंबर आ चुका है। फाइनेंशियल ईयर 2027 से 2% आइसोब्यूटेनॉल ब्लेंडिंग को चालू किया जाने वाला है। ये 100% कंफर्म नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने नहीं, टाटा मोटर्स के एमडी एंड सीईओ गिरीश जी ने ये बोला है कि 2% की ब्लेंडिंग होगी, तो इसलिए 100% कंफर्म नहीं कह सकते, और ना टाइमलाइन को और ना ही इस डिसीजन को। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। होंडा जीरो अल्फा, ये एक इलेक्ट्रिक एसयूवी है, इसकी टेस्टिंग चालू हो चुकी है। मनाली में इसको टेस्ट करते हुए देखा गया है। इंटीरियर में आप देखोगे तो उसमें जो टच स्क्रीन है वो काफी बड़ी है, लगभग शायद 10.5 से 12.5 इंच तक की वो स्क्रीन होनी चाहिए, जिस तरह की वो इस इमेज में समझ में आ रहा है वो। बाकी देखते हैं। इसके एक्सटीरियर की इमेजेस तो आप लोग पहले देख चुके हैं जब इसको अनवील किया गया था। अब पता नहीं क्यों कैमोफ्लेज करके इसको टेस्ट कर रहे हैं, सब समझ में आ रहा साफ साफ, लेकिन इंटीरियर जो है वो क्लियर नहीं था, वो अभी क्लियर हो गया। BMW X6 M60i को लॉन्च किया गया है 1.78 करोड़ रुपीस में। इसमें 4.4 लीटर V8 पेट्रोल इंजन मिलता है 48 वोल्ट की माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ में, 530 bhp की पावर और 750 Nm का टॉर्क है। 0 to 100 की स्पीड को ये सिर्फ 4.3 सेकंड्स में अचीव कर सकते हैं। हाँ, तो सबसे बड़ी न्यूज जो मैं आपको बताने वाला था इंडिया और चाइना वाली, वो ये है कि रेनो और गीली, रेनो को तो आप जानते ही हो, गीली जो है ना वो चाइनीज कंपनी है, ऑटोमोबाइल कंपनी, काफी बड़ी कंपनी है। ये दोनों का एक ज्वाइंट वेंचर है जिसका नाम है हॉर्स। ये इंडिया में 370 मिलियन यूएस डॉलर्स इन्वेस्ट करने वाले हैं। आमतौर पे है ना, आपने देखा होगा कि कोई भी चाइनीज कंपनी यहाँ पर ना तो गाड़ियां बनाती है, कोई अगर यहाँ पर काम भी कर रहा है तो वो गाड़ियों को इंपोर्ट करके काम कर रहा है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट चाइनीज कंपनीज को यहाँ काम करने के लिए अलाउ नहीं करती, और कंडीशनली अलाउ करती भी है तो आप किसी इंडियन कंपनी के पार्टनर होने चाहिए, तब जाके आप इंडिया में काम कर सकते हो। इस तरह से भी किसी भी तरह से भी किसी भी चाइनीज कंपनी ने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट इंडिया में आज तक नहीं किया है। तो ये लोग जो रेनो का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वहां पर पहले इन्वेस्ट करने वाले हैं, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन्स बनाएंगे, टेक्नोलॉजी क्रिएट करेंगे। रेनो और निसान जो जहां पर काम करने वाली हैं उनकी गाड़ियों के लिए, और उसके बाद में शायद ये लोग एक्सपोर्ट भी करें। तो ये इन्वेस्टमेंट पहली बार होने वाला है। हालांकि अभी तक 100% कंफर्म नहीं है, उड़ती उड़ती खबर आई है, देखते हैं जब कंफर्म होगा तब। तो ये था बॉस कि चाइना धीरे धीरे अब इंडिया में भी घुसने वाला है, और अपने JSW तो ला ही रहे हैं चाइनीज कंपनी। 8th जनरेशन हुंडई एलेंट्रा को रिवील कर दिया गया। एलेंट्रा इंडिया में थी अवेलेबल,
पुरानी वाली जनरेशन जो थी वो थी अवेलेबल, और वो उतनी ज़्यादा सेक्सी नहीं लगती थी। लेकिन ये जो एलेंट्रा आई है बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल लग रही है। हालांकि ये इंडिया मुश्किल आने वाली है, ऐसी कोई ऑफिशियल न्यूज़ अभी तक नहीं है कि आएगी नहीं आएगी। सेडान्स का मार्केट यहाँ पर पहले से खत्म है, और यही गाड़ी पहले डिसकंटिन्यू हो चुकी है, तो इसका यहाँ पे आना लगभग, माना समझो, बीएमडब्ल्यू ने एक नहीं दो बोल्ड स्टेटमेंट दिए हैं बीएमडब्ल्यू के सीईओ ने। पहली बात तो उन्होंने कही है कि हमारी सारी गाड़ियां पहले से ही E25 कंप्लाइंट है। ये ओनर्स को पता ही नहीं है, बट हमारी गाड़ियों में जो पार्ट्स यूज हुए हैं वो E25 कंप्लाइंट है। E25 पेट्रोल तक को वो झेल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली किसी गाड़ी में। सबसे पहला बोल्ड स्टेटमेंट तो ये है। तो भाई बीएमडब्ल्यू के जो कस्टमर्स हैं, राहत पालो, आपको अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। E30 पर गाड़ी जब जाएगी तब शायद आपको दिक्कत हो। दूसरा बोल्ड स्टेटमेंट जो दिया है वो ये दिया है कि जो कंफ्यूजन था ना काफी सारा लोगों को, अभी भी काफी सारे लोग बोलने में लगे थे कि भाई गवर्नमेंट एक आफ्टर मार्केट किट क्यों नहीं निकाल देती है, गवर्नमेंट कह रहा हूँ, ये कंपनी से एक आफ्टर मार्केट किट क्यों नहीं निकाल देती है गाड़ियों के लिए, जिसको लगाने के बाद में ये E20, E25, E30 की वजह से जो भी नुकसान होता है गाड़ी में, नुकसान होना बंद हो जाएगा। तो इस डिस्कशन पर रोक लगा दी है बीएमडब्ल्यू के सीईओ ने कि भाई जो भी गाड़ियां सड़कों पर चल रही हैं उनमें उनको कंपेटेबल बनाना इस E20, 25 या 30 के लिए इम्पॉसिबल है। इसको अपग्रेड नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो अपग्रेडेशन काफी कॉम्प्लेक्स होता है। इतना आसान नहीं होता कि कोई किट लगा दी और काम चल गया, ऐसा नहीं होता है। तो बॉस, वो अपग्रेड नहीं हो सकती है पुरानी गाड़ी E20, 25 या 30 किसी में भी। और दूसरा, बीएमडब्ल्यू की गाड़ियां ऑलरेडी E25 कंप्लाइंट है। तो ये दो बोल्ड स्टेटमेंट्स बीएमडब्ल्यू के सीईओ ने दिए हैं। एक राहत भी दी है तो एक डिस्कशन को खत्म भी किया है। और आगे बढ़ते हैं तो दूसरी खबर भी E20 की है। अभी रिसेंटली है ना, आप लोगों ने देखा होगा कई सारे इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह, यूट्यूब पे शॉर्ट्स वगैरह आए हैं E20 फ्यूल से होने वाले नुकसान के लिए। कोई कह रहा है हमारी गाड़ी चढ़ नहीं पा रही है E20 फ्यूल की वजह से, झटके दे दे के बंद हो जा रही है। कोई कह रहा है हमारी टंकी गल गई, कोई कह रहा है हमारा जो फ्यूल इंजेक्टर था वो खराब हो गया, कोई कुछ कई सारे मैकेनिक्स के वीडियो भी निकल कर आए हैं। तो इस रिसेंटली इतनी सारी हलचल हुई जो हुई है ना, उसके बाद में गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि वो सभी वीडियोस मिसलीडिंग है और फेक है। कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं दे रहा है उन वीडियोस में, इसलिए हम उन वीडियोस को नहीं मानते। एक तरफ इन्होंने कहा था कि एक भी सबूत लाके दे दो E20 की वजह से किसी की गाड़ी खराब हुई हो, और यहाँ सबूतों की लाइन लगी पड़ी है। लेकिन अब इनका कहना है कि ये सबूत साइंटिफिक नहीं है, ये सिर्फ आप बोल रहे हो। अब भाई, एक साइंटिस्ट लेके आप लोग जाया करो पहाड़ों पर, या फिर मैकेनिक पर जा रहे हो तो साथ में एक आपको साइंटिस्ट लेके जाना है विथ लैब, ताकि वो साइंटिफिकली वहां पे प्रूव कर सके कि ये जो नुकसान हुआ है वो E20 की वजह से हुआ है। तब जाके आपका जो बात है, आपकी जो रील है वो चल पड़ेगी। ये हालत है। तो हुंडई वाले एक नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी लाने वाले हैं अपनी गाड़ियों में, फार यूवीसी लाइट्स का यूज करके। ये अल्ट्रावायलेट लाइट्स हैं, लेकिन सेफ रेंज में ह्यूमन के लिए तो सेफ रेंज में, लेकिन गाड़ी के अंदर जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो गंदगी होती है, कुछ लोग गाड़ी के अंदर पेट्स को रखते हैं या पालतू जानवरों को, मोबाइल गंदे संदे होते हैं, गाड़ी की स्टीयरिंग गंदी संदी होती है, जो भी चीज गंदी होती है वो सारी की सारी स्टेरलाइज हो जाएगी इस लाइट से। बस आपको इस लाइट को ऑन कर देना और आपकी गाड़ी पूरी की पूरी स्टेरलाइज हो जाएगी। ये चीज आने वाली है, प्रीमियम फीचर है। तो पैलिसेड जैसी गाड़ियां जो है हुंडई की या फिर किया की जो महंगी गाड़ियां टेलोराइड वगैरह, उनमें आपको देखने को मिलेगा पहले। ये दोनों ही गाड़ियां अवेलेबल नहीं है इंडिया में, आने वाले समय में आ जाएंगी, और ये टेक्नोलॉजी आने वाली है। कह तो ये भी रहे हैं कि बच्चों की बस वगैरह में भी आएगी, बाकी देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। एक और खबर है E20 से मिलती जुलती, वो ये है कि फोर्ड के एक ओनर है जिनके पास इको स्पोर्ट है। उन्होंने फोर्ड कंपनी से पूछा होगा अपनी गाड़ी में आने वाले दिक्कतों के चलते, तो फोर्ड ने ऑफिशियली उन्हें मेल पर रिप्लाई किया है कि E20 पेट्रोल का यूज मत करना, क्योंकि आपकी गाड़ी कंप्लाइंट नहीं है। उसका यूज करने की वजह से आपके इंजन सिस्टम में दिक्कत आ सकती है, आपका माइलेज ड्रॉप हो सकता है, आपकी वारंटी भी वाइड हो सकती है। ठीक है, इसलिए अगर आपकी गाड़ी में कोई भी दिक्कत आती है तो अपने नियरेस्ट फोर्ड ऑथराइज्ड जो सर्विस सेंटर है वहां पर जाकर आप कांटेक्ट करें। ये ऑफिशियल रिप्लाई आया है। इसी ऑफिशियल रिप्लाई को रशलेन, एक ऑफिशियल वो है मीडिया हाउस, उसने दोबारा फोर्ड वालों से पूछ के भी कंफर्म किया, तो सेम रिप्लाई उनको भी मिला है। ये जो इको स्पोर्ट है वो E20 कंप्लाइंट नहीं है, ये E10 कंप्लाइंट है, क्योंकि जब तक इको स्पोर्ट आनी बंद हो गई थी, जब E20 आया था, तो E10 कंप्लाइंट है जिसमें E20 फ्यूल का यूज किया जा रहा है। और फोर्ड वाले ऑफिशियली बोल रहे हैं कि बॉस मत करना। एक तरफ जो है हमारी गवर्नमेंट बोलती है कोई दिक्कत नहीं है, हमारे जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं, कंपनीज हैं, ऑयल कंपनीज हैं, उन सब ने
रिसर्च की है लंबी चौड़ी, और अभी भी कांस्टेंट रिसर्च चलती रहती है E20 फ्यूल के ऊपर कि किसी गाड़ी में कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। और एक तरफ उन्हीं ऑटोमोबाइल कंपनीज में से एक कंपनी निकल कर आती है और वो कहती है E10 में E20 का यूज मत करना। भाई ये कंफ्यूजन, कैसा कंफ्यूजन है? आप लोग आपस में पहले बात कर लो और क्लियर कर लो। पता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना, भगवान जाने भाई। ब्रेजा फेसलिफ्ट के बारे में काफी सारे लोग पूछ रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, और वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो इन्वेंट्री है ब्रेजा की, पुरानी वाली ब्रेजा की, वो खत्म हो चुकी है। इन्वेंट्री मतलब जो डीलर्स के पास में स्टॉक्स में रखी होती है ना गाड़ी, वो खत्म होने लगी है। तो अब लोग बाग ब्रेजा खरीदने जा रहे हैं ना, तो उनको लंबा टाइम दिया जा रहा है, या फिर कह लो कि उनको साफ साफ बताया जा रहा है कि भाई स्टॉक में नहीं है, नया वाला फेसलिफ्ट आएगा। इसलिए ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि फेसलिफ्ट कब आएगा। अगले महीने जुलाई में फेसलिफ्ट आने वाला है, कंफर्म है। एग्जैक्ट डेट अभी तक नहीं पता, बट अगले महीने इसका फेसलिफ्ट आ जाएगा। 1 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन इसमें मिलने वाला है। ये कंफर्म नहीं है कि इसी 1 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन में सीएनजी मिलेगी या नहीं, या दूसरे वाले सीएनजी में मिलेगी, क्योंकि अगर टर्बो के साथ सीएनजी मिलती है तो ये शायद इंडिया की दूसरी गाड़ी होगी जिसमें टर्बो के साथ सीएनजी होगा। टर्बो होने की वजह से बस ये रहता है कि भाई आप हिल्स वगैरह में कहीं आप जाते हो, ज्यादा लोग बैठा लेते हो, तो आपको गाड़ी अंडर पावर्ड नहीं लगती है, गाड़ी दमदार चलती है सीएनजी में भी, तो ये फायदा हो जाता है। अल्ट्रोज की टेस्टिंग चालू हो गई है, अल्ट्रोज का फेसलिफ्ट आने वाला है, और इसमें भी वही सेम चीज होने वाली है कि अल्ट्रोज में टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन मिल सकता है, और मिलता है तो फिर उसमें सीएनजी मिलेगी नहीं मिलेगी पता नहीं, क्योंकि नेक्सॉन के टर्बोचार्ज्ड में सीएनजी है, तो हो सकता है अल्ट्रोज के टर्बोचार्ज्ड में भी सीएनजी मिले। देखते हैं। हुंडई बेयोन को टेस्ट करते हुए देखा गया वापस से। ये इसकी लगभग हर संडे की न्यूज हो गई है कि हुंडई बेयोन को देखा जाता है, कभी साउथ अफ्रीका में, कभी कहीं कभी कहीं, तो इस बार इंडिया में देखा गया है। विक्टोर इसके बगल से खड़ी हुई है। टू व्हीलर मार्केट की बात कर लेते हैं, तो एप्रिलिया ट्यूनो 457 स्पेशल एडिशन को लॉन्च किया गया है 4 लाख रुपीज पे। पहले से ज्यादा लंबा हैंडल बार है और सस्पेंशन को भी चेंज कर दिया गया है। कावासाकी KLX 230 की जो रेंज है वो लॉन्च कर दी गई है, 1.89 लाख रुपीज से मिलना शुरू हो जाती है। टीवीएस iQube की 1 मिलियन यूनिट्स बना ली गई हैं, प्रोडक्शन माइलस्टोन है ये, 1 मिलियन 10 लाख यूनिट्स बन चुकी हैं। एथर एनर्जी जो कि एक नई नवेली टू व्हीलर इलेक्ट्रिक कंपनी है, इसके 7 लाख स्कूटर बिक चुके हैं। एम्पियर ये भी एक नई नवेली इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनी है, इसकी 4 लाख स्कूटर्स बिक चुके हैं। तो भाई ये माइलस्टोन्स अचीव करने के लिए टीवीएस, एथर और एम्पियर को बधाइयां। टीवीएस एंटॉर्क 125 में कुछ नए कलर्स आने लगे हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो बॉस न्यूज इस हफ्ते की बस इतनी ही थी। बाकी किसी भी तरह से आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर टैप करना ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।